आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार कर्नल आर.एस. सिंह साहब मौजूद हैं। कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने अपने जीवन में 4 ऐसी किताबें लिखी हैं जो एक दस्तावेज की तरह हैं। मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, अनमेकिंग ऑफ नेपाल, एशियन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्सपेक्टिव, और अभी उनकी लेटेस्ट किताब आई है नो द एंटी नेशनल्स। इन चारों किताबों को करीब करीब मैं पढ़ चुका हूं। इस किताब को आप जब भी खोलेंगे तब भी ऐसा लगेगा कि ये किताब शायद अभी हाल में ही लिखी गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि जितना गहरा अध्ययन सिंह साहब का सामरिक मामलों पे, रक्षा के मामलों पे है, उतना शायद भारत में लोगों का नहीं है। आज एक खास वजह है, कर्नल आर.एस. सिंह साहब को आज हमने दावत दी है कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो भारत की कोस्टल बाउंड्रीज हैं दूसरे देशों के साथ में, उसमें आपने देखा होगा कि गुजरात में 1600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का है, गोवा में 160 किलोमीटर का है, कर्नाटक में 320 किलोमीटर का है, केरल में 580 किलोमीटर का है, तमिलनाडु में 940 किलोमीटर का है, आंध्र प्रदेश में 974 किलोमीटर का है, उड़ीसा में 485 और वेस्ट बंगाल में 157 किलोमीटर का हमारा कोस्टल बॉर्डर जो है वो दूसरे देशों से लगता है। अब जिन देशों से लगता है उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है। अब सवाल यह है कि इन 9 राज्यों के अलावा 4 जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें दमन दीव है, पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप। तो सवाल यह है कि आज क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण सिंह साहब को आज मैंने दावत दी है कि वो अपना जो पर्सपेक्टिव है उनका भारत की सुरक्षा को लेकर, सामरिक महत्व को लेकर के, इस पे वो रोशनी डालें और देश को समझाएं कि क्या ये जो लक्षद्वीप, जहां 98% मुसलमानों की आबादी हुई और एक लंबे समय से वहां बहुत सारी चीजें धीरे धीरे देखने को मिल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में 2 एक ऐसी घटनाएं हैं जिससे एक तरफ सुरक्षा के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ध्यान खींचती हैं। एक तो यह है कि वहां 98% पॉपुलेशन मुसलमानों की है और वहां अभी हाल में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, उनकी एक मूर्ति वहां लगनी थी। वहां लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में किसी की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक सोच लगती है कि 98% होने के बाद लक्षद्वीप में वहां इस्लाम कहां से आ गया, इस्लाम का कोई राज्य बन गया क्या, इस्लामिक हुकूमत स्थापित हो गई। तो ये शब्द कहना कि इस्लाम में किसी की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, तो लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है, भारत के संविधान से चलता है, भारत के टुकड़ों पे पलता है, भारत के टैक्स पेयर की मनी पे पलता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक खतरनाक स्टेटमेंट है। दूसरा, क्योंकि केरल के अंदर भी मुख्यमंत्री के दामाद भी मुसलमान हैं, कैबिनेट में शामिल हैं और वहां मुस्लिम लीग बहुत पावरफुल है। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश की में अपना वोट पाकिस्तान को बनाने के लिए दिया था। और केरल के अंदर मुस्लिम आप जो है फेनेटिज्म और जिहाद आप देख सकते हैं, किस तरह वहां पर प्रोफेसर थॉमस के हाथ काटे गए, किस तरह वहां पीएफआई बहुत एक्टिव है। वहां की विधानसभा के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर केंद्र सरकार दखल दे रहा है, केंद्र सरकार वहां हालात खराब कर रहा है। इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। तो सवाल यह है कि तमिलनाडु में हम देखते हैं वहां रेडिकलाइजेशन हुआ है, हम देखते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर किस तरीके की हुकूमत है, हम देख रहे हैं केरला में कैसी है, आंध्रा में कैसी है, उड़ीसा में कैसी है, बंगाल में आप सबने देखा। तो सिंह साहब से मैं ये जानना चाहता हूं कि वो अपनी पूरी बात रखें। क्या आज जो हम पहले बांग्लादेश के साथ जो हमारा लैंड बॉर्डर है, जो हमारा चाइना के साथ मामलात हैं, जो हमारा पाकिस्तान के साथ है, क्या अब पूरा का पूरा सिनारियो वहां से हटके अब समुद्री सीमा की तरफ जा रहा है और समुद्री सीमाओं पर लगने वाले जो भारतीय क्षेत्र हैं, क्या वहां पर जिहादियों की, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, उनकी जो है
गिनती बढ़ रही है, गिनती बढ़ने से वहां हालात खराब हो रहे हैं। तो लक्षद्वीप को ध्यान में रखते हुए सिंह साहब ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा है। मैं सब चाहता हूं कि वो एक देश की आम जनता को इस बारे में एड्रेस करें कि आखिर ये सब क्या है और इससे सरकार को क्या सीख लेनी चाहिए, सरकार को क्या सजेशन देना चाहिए। सिंह साहब, आपका वी सपोर्ट पुष्पिन पुष्प चैनल पे स्वागत है, आप अपनी बात रखें। सिंह साहब, सिंह साहब का शायद नेटवर्क जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। और आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही सारे काम कर रहा है, तो उससे हो सकता है कि नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो और उसमें देरी हो रही हो उनके जुड़ने में। लिहाजा मुझे लगता है कि सिंह साहब का शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। तो सिंह साहब का मेरा ख्याल है कि वीडियो भी चला गया है और लेट्स सी सिंह साहब को कितना समय लगता है। लेकिन ये बात तो सच है कि लक्षद्वीप की घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ाई है, भारत सरकार की चिंता बढ़ाई है। और जो हाल हमने कश्मीर में देखा, जो कश्मीर में हमने हाल देखे, वही हाल करीब करीब हम लक्षद्वीप में देख रहे हैं। कश्मीर में तो फिर भी वहाँ एक साइजेबल गिनती में वहाँ हिंदू थे, राष्ट्रवादी थे, जो भारत राष्ट्र के झंडे का नेतृत्व करते थे, जो भारत माता का प्रतिनिधित्व करते थे। वो भारत के संविधान को वहाँ उनके होने से संविधान दिखता था, उनके होने से भारत दिखता था। लेकिन लक्षद्वीप में तो 98% है, एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन वो जो मानसिकता है कि हम इस्लाम के अंदर हमें जो है वो किस तरीके से इसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये शक्तियाँ जहाँ जहाँ अपनी गिनती बढ़ाती हैं, वहाँ इनका जो टिपिकल 1400 साल पहले जो एक जाहिल और लुटेरा एक बलात्कारी सोच वहाँ से निकली थी, वही सोच इनकी जगह जगह होती है। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो दुनिया भर में यही काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से इनको अपीज किया, जिस तरीके से इनको मैं समझता हूँ कि बढ़ावा दिया। और अभी हाल के दिनों में आप देखें कि आप देखिए कि कर्नाटक के एक मंत्री ये लिखता है कि कुछ इलाके जो हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, तो उन्हें माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाए। ये एक अलग मानसिकता है। अभी हाल के दिनों में पंजाब के अंदर एक मलारकोटला नाम की एक जगह थी, वहां भी मुसलमानों की गिनती ज्यादा हो गई। तो क्योंकि पंजाब में चुनाव है और मुसलमानों के सामने चारा डालना है, मुसलमान कम हैं, हिंदू ज्यादा हैं और मुसलमान वोट देते हैं, तो उन्होंने उस मल्हारकोटला को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब वहां मांग उठ रही है कि इस डिस्ट्रिक्ट में सारे एसएचओ मुसलमान हो, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम मुसलमान हो। तो एक जो सेपरेटिज्म की मानसिकता आज से 50, 60, 70 साल पहले जो थी, वो लगातार जारी है। और वो ये जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर वोट की महत्व होता है और वोट से ही सरकारें बदली जाती हैं। और बस सरकारें जो हैं वो भाषण से नहीं बदलती हैं। और अगर आपके वोट ज्यादा हैं और आप जीतेंगे तो आपकी सरकार बनेगी। तो जो हिंदू 1947 में आपको 90% दिखता था, वो अब इस देश में 78% रह गया है। और हिंदुओं को शायद इस बात की गलत फहमी है कि हम मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी में हैं। मुझे लगता है कि हिंदू इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जो डाटा है, जो भारत का सेंसस है, और इस सिलसिले में कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से आप 3-4 राज्यों में आ गए। आप कश्मीर में माइनॉरिटी में हैं, आप लक्षद्वीप में माइनॉरिटी में हैं, आप मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह में है, पंजाब में है। तो 9 राज्य में आप हो गए। तो अभी भी हिंदुओं को शायद ये गलतफहमी है कि हम बहुत बड़ी मेजोरिटी में हैं। और मेजोरिटी में होने के बावजूद भी बंगाल में जिस तरह से जिहादी अपना नंगा नाच कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में आए दिन हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, अभी अलीगढ़ के अंदर हमने देखा, नूरपुर के अंदर किस तरीके से जिहादी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जो बार बार ये झूठ बोलते हैं, मक्कार, और खासतौर से एक पार्टी का लीडर जिसको हम असदुद्दीन ओवैसी, जिसे जोकर कहता हूं मैं, उसकी पार्टी का अलीगढ़ के अंदर उस तहसील में कोई छोटा सा नेता था, उसने दलितों की बारात नहीं निकलने दी और मारपीट की, हत्याएं की।
वहां दलित मुस्लिम भाई भाई नहीं थे, तो वो मक्कार जो है वो उसको चलाते हैं। और ये दलित मुस्लिम का जो एक नया एजेंडा निकला है, ये जिन्ना ने शुरू किया था, अब वो दूसरे रूप में आ गया। लिहाजा मैं समझता हूं कि सिंह साहब आ गए हैं। सिंह साहब आप हमसे जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रखें। मैंने पूरा जो पर्सपेक्टिव था इस पूरे कोस्टल बॉर्डर पे जहां जहां घटनाएं हो रही हैं और भारत में जहां जहां आप देख रहे हो, खासतौर से इस सब के मध्य में केंद्र में लक्षद्वीप है। सिंह साहब आप अपनी बात रखिए। माफी चाहता हूँ, ऐसे मैंने आपकी पूरी बात सुन ली थी और मैं माफी चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज हो गए थे। अभी शायद परेशानी नहीं होगी आगे, तो इसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ मैं। तो आपको एक बड़ा अच्छा उन्होंने परिचय दिया, पुष्पेंद्र जी ने। और मेरी आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी ठीक से? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली हाँ क्लियर आ रही हाँ है सर, एब्सोल्युटली हाँ क्लियर। हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया, परिचय। और ये पूरा जो आपके परिचय के बाद इतना आपको कह दूं कि एक ये हमारे कोई 1800 द्वीप है जिसकी लाल किले से जिनके अपग्रेडेशन की चर्चा और अपनी दृढ़ संकल्प अपनी जताई थी प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2020 के अपने इंडिपेंडेंस स्पीच को, ये सबको याद होगा। उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण जो द्वीप है, आइलैंड है, इंडिया का टेरिटरी, आइलैंड टेरिटरी, वो है लक्षद्वीप। मेनलैंड से कोई 300 किलोमीटर दूर, जो केरला कोस्ट है उसके उससे करीब 300 किलोमीटर दूर। और ये एक मुस्लिम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा आपको। 65 करोड़ की यहाँ पॉपुलेशन है। माना जाता है कि 97% जो है पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है। अब ये मेजॉरिटी होने के कारण उनका क्या कहना है या उनकी क्या धारणा है कि उस द्वीप का संचालन, अर्थव्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था और वहां का प्रशासन वो मुस्लिम तरीकों से चलाया जाए। अब आप अगर इसको कंसेशन देते हैं तो कहीं कश्मीर वाली बात ना हो जाए। और अगर आप कंसेशन देते हैं तो ये हो सकता है ये कल को ये शरिया की मांग होगी वहां पे। फिर शरिया जो है वो उम्मा में बदलेगा, उम्मा फिर जिहाद में, और जिहाद से फिर ये इस्लामिक स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा। आप कश्मीर की तो बात छोड़ दीजिए साहब, केरला के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं, वहां की खबरें कुछ आती हैं, लोग उस पर ज्यादा गौर नहीं फरमाते, लेकिन केरल के कई हिस्सों में ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो जिस क्रम में मैंने आपको बोला, शरिया, उम्मा, जिहाद, इस्लामिक स्टेट, इसका खतरा आपको बताया, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रफुल्ल के पटेल, जो हमारे केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने कुछ कानूनी और प्रशासनिक उन्होंने प्रस्ताव रखे। अब उन प्रस्तावों में क्या था? उन प्रस्तावों में ये था कि भाई गौ मांस के सेवन पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसकी बिक्री पर, उसके सेवन पे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मदिरा से प्रतिबंध हटाया जाए। बाकी उनका यह भी था कि एक गुंडा एक्ट बनाया जाए कि जो हमारे असामाजिक तत्व है, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, उनको उनके साथ सख्ती से पेश आ जाए, इसलिए एक गुंडा एक्ट का भी उन्होंने, ये सारे प्रस्ताव है प्रपोजल स्टेज पे। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाए जो कि इसके डेवलपमेंट का काम संभाले। और उनका कहना है कि 70 सालों में लक्षद्वीप में कोई जो उसकी जो क्षमता जो है, उसकी पोटेंशियल है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और वो कहते हैं कि पर्यटन, नारियल और सीवीड, ये सीवीड के
वेक्टर से वो कहते हैं कि हम इसको सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन और इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें किसी को क्या इससे परहेज हो सकता है, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? अगर आप मजहबी चश्मा उतार दें तो इसमें तो किसी को परेशानी हो नहीं सकती। और देखिए साहब, ये केवल पर्यटन और आर्थिक विकास की बात नहीं है। आप उस अगर द्वीप को देखें, लक्षद्वीप, पहली बात तो ये बिल्कुल संस्कृत शब्द से मतलब लाख द्वीप से ये लक्षद्वीप ये आया है, ठीक है, ये नाम ही है। और अगर आप इसकी अहमियत समझना चाहते हैं तो ये देखिए कि हिंद महासागर में जिस तरह से, जिस भौगोलिक रूप से हमारा जो भूखंड है भारत का जिस तरह से स्थित है, वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर को दो हिस्सों में बांटता है, यानी कि वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन। अब ईस्टर्न इंडियन ओशन में तो आप लोग को मालूम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो जितनी अहमियत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है मलक्का स्ट्रेट को लेके, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेके, उतनी ही अहमियत उस लक्षद्वीप की है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, क्योंकि ये केवल एक पुष्पेंद्र जी ये एक द्वीप नहीं है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप नहीं है। अच्छा, ये केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप नहीं, इसको समझा जाए, ये आपको ये द्वीप, दिस आइलैंड ग्रांट्स यू, आपको 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो टेरिटोरियल वाटर्स प्रदान करता है और 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर आप अपना इकोनॉमिक आप वहां पे अपना कार्यक्रम चला सकते हैं, आप उसको इकोनॉमिकली आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये इसकी अहमियत देखिए आप वेस्टर्न इंडियन ओशन को लेके। और आपको तो मालूम है कि जितने व्यापार के रूट्स है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, वो यहाँ से इसी वेस्टर्न इंडियन ओशन से पर्शियन गल्फ की तरफ जाती है। दूसरा क्या है साहब कि देखिए ये क्यों ये अहमियत रखता है, और इसको बड़े ध्यान से कि चाइना की गतिविधियां वहां पे आपने देखा कि ये ग्वादार पाकिस्तान में अपना बेस बना रहा है, जिबूटी में चाइना का बेस है, और बहुत तेजी से गतिविधियां बढ़ रही है वहां पर। अगर हमने वहां पे काउंटर वेलिंग फोर्स के रूप में नहीं काम किया या उनको चेकमेट करने की कोशिश नहीं की, तो भारत की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है और जो हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बात कीजिएगा, ये इंडियन ओशन है सर, ओशन का मतलब है महासागर। इंडियन जो वर्ड है वो इंडस, इंडस जो है वो हिंद, और उससे ये हिंद महासागर बना है, तो ये महासागर है। और ये अरेबियन सी जो है वो एक सागर है। तो मजहब ने क्या किया है? मजहब ने सागर को महासागर के खिलाफ खड़ा कर दिया। मजहब ने ये 1400 साल में एक पैदा हुई मजहब ने वो हिंद महासागर के सामने उसको खड़ा कर दिया है। तो ये सुनने वाले और जो ये लोग जो नीतियां बनाते हैं, इस चीज को ना भूलें कि सागर और महासागर में क्या फर्क होता है। बंगाल की खाड़ी सागर है, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। उसी तरीके से अरेबियन सी, अरब का सागर, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। तो ये आपको मैंने बताया कि कोई 300 किलोमीटर दूर केरल से ये स्थित है, और वहां के आपके मुख्यमंत्री
पिनारी विजयन जिनका नाम है, उन्होंने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पास किया और उन्होंने करवाया और कहा कि ये लक्षद्वीप में भारत की केंद्र सरकार वहां पे वहां की संस्कृति को छीनना चाहती है। अब विजयन साहब को संस्कृति और मजहब में अंतर समझनी थी। अगर संस्कृति की बात है तो इसका नाम तो लक्षद्वीप है। अगर आप संस्कृति की बात करें तो ये लोग तो पहले हिंदू थे और यहां से, क्योंकि जब व्यापार गुजरता था तो आपको मालूम है कि ये दुनिया की ये रीत रही है कि जहां से व्यापार गुजरता है वहां से मजहब भी साथ साथ वो लेता था। आज भी है, आपकी आइडियोलॉजी व्यापार के साथ ट्रैवल करती है, एक साथ ट्रैवल करती है, तो उसी तरीके से वहां पे अरब आए तो वहां पर लोगों का धर्मांतरण हुआ। और फिर क्या होता है कि जब आप कोई धर्म से किसी मजहब की ओर जाते हैं तो आप नई नई चीजें, आप कोई आसमानी कहानियां और इस तरह की चीजें होती है, उससे किसी को परहेज नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा फरिश्ता आया था, उसने हमको वो कर दिया। कोई हमें मजहब में कन्वर्ट कर दिया, कोई ये तो कहता नहीं है कि वो डर से या पैसे से या प्रलोभन से उसने किया, आखिर ऐसा कोई कहेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि वो अपने पुराने धर्म से वो नफरत करने लगता है। अगर वो धर्म से नफरत नहीं करेगा, अगर पुरानी संस्कृति पे विश्वास रखेगा, नई संस्कृति नहीं बनाएगा, तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि उसकी पहचान जो है वो कहीं विलुप्त न हो जाए। तो पिनारी विजयन साहब को यह समझना चाहिए कि वहां के लोग मलयालम बोलने वाले का बहुत बड़ी संख्या में है लोग वहां पे, उनकी संस्कृति भी एक जैसी थी, लेकिन ये संस्कृति धीरे 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 इसका रेडिकलाइजेशन होने लगा, इसका इस्लामिकरण होने लगा। अगर वो भारत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात बस जोड़ना चाहता हूं। आपने 2 बार चीफ मिनिस्टर केरला का नाम लिया। ये तो कल भी थे, परसों भी थे, इससे पहले भी थे, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये बात अभी क्यों उठी है, उसमें एक छोटी सी बात ऐड कर देना चाहता हूं। देश हमारे यहाँ बहुत सारे नेताओं के नामों से ये समझ लेता है कि ये सेकुलर लोग हैं, हिंदू लोग हैं। मैं ये सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूं कि इस बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जो उनका दामाद है मुसलमान, उसको भी कैबिनेट रैंक दी है। तो क्या ये घर के अंदर के जो मुसलमान साहब थे, उनके दामाद जी, जिनको मंत्री बनाया है, जो चीफ मिनिस्टर के दामाद हैं, उसके बाद ही इनको ध्यान आया कि हमें लक्षद्वीप के बारे में सोचना चाहिए, रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। मैं उस वायरस जो मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। लेकिन विजयन साहब तो पहले भी थे, तब उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा, कब कोई इसकी बात क्यों नहीं की? ये उनको मंत्री बनाने के बाद ही क्यों हुआ? मेरा सिर्फ हल्का सा सबमिशन था, आप अपनी बात कहें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको लक्षद्वीप के बारे में इतना दर्द क्यों, आखिर इतना दर्द क्यों? 300 किलोमीटर कोई कम होता नहीं है। 300 किलोमीटर में तो वो एक छोर से दूसरे छोर में वो पहुंच जाएंगे केरल के। तो इतना दर्द क्यों? अरब सागर से इतना प्रेम क्यों? तो इसका तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। और उन्होंने एक बात कही कि भारत की केंद्र सरकार वहां का भगवाकरण कर रही है। अब भगवाकरण से तो उनको इतना परहेज है, लेकिन उनको लालीकरण, अगर कोई शब्द हो, लालीकरण, सैफ्रनाइजेशन का, रेडाइजेशन अगर आप बोले, जो वामपंथी का जो रंग है, लालीकरण से उनको परहेज नहीं है, या वो हरीकरण से इनका कोई परहेज नहीं है। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि ये भगवाकरण हो रहा है। तो दर्द यहां है साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केरल, लक्षद्वीप, इसका रिश्ता पुराना है। आज से 1406 ईस्वी में चाइना का एक बहुत बड़ा एडमिरल, वो एक मंगोल था, मुसलमान था, कहते हैं 7 फीट लंबा, जेंग है उसका नाम था। वो यहाँ पे 337 जहाज लेके आया था कालीकट में, पिनरन साहब की भूमि पर आया था वो।
और काफी उत्पात मचाया था उसने। और वहां से ये पूरा जो आपका वेस्ट एशिया का जो ट्रेड होता था, वहां से लक्षद्वीप और फिर लक्षद्वीप से वो दूसरी ओर वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में वो ट्रेड होता था। तो ये कोई, ये जो आप तो दामाद की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग ये खुद जंगे की दामाद हो ये, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इन्होंने कहा कि देखिए, ये पटेल साहब ने कहा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साहब। क्या है पुष्पेंद्र जी कि लक्षद्वीप, मालद्वीप जिसको मालदीव्स कहते हैं, द्वीपों की माला ये भी संस्कृत में, और चागोस, ये जितने आर्किपेलागो हैं यानी कि द्वीपों के समूह, ये एक ही ओशनिक रिज के हिस्से हैं। ये एक ही, और मैं मालदीव गया हूं, मैं मालदीव्स गया हूं, वहां पे ये लक्षद्वीप से ये कोई 540 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां की भी 5 लाख पॉपुलेशन है, और वहां तो टूरिज्म बूम कर रहा है साहब मालदीव में। वहां के 25,000 लोगों डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, इनडायरेक्टली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एम्प्लॉयड है वहां पर मालदीव के टूरिज्म या कि पर्यटन। तो पटेल साहब ने यही कहा कि भाई जैसे हमारा ये द्वीप है लक्षद्वीप, वैसे मालदीव है, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो दुनिया के टूरिस्ट मैप पे है, तो हम लोगों के बेहतर के लिए, उनके विकास के लिए अगर हम इसको डेवलप करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है साहब। वो भी एक इस्लामिक देश है, और बहुत वहां कट्टरपंथ वहां भी बहुत फैलने की कोशिश किया है। अभी वहां पे एक्स प्रेसिडेंट और अभी के प्रेजेंट स्पीकर नाशीद साहब पर हमला हुआ था, वहां के कट्टरपंथियों ने किया है। इस्लामिक स्टेट की वहां प्रेजेंस बहुत बहुत ज्यादा है। कोई वहां पे 423 लोगों ने जाने की कोशिश की थी, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की कोशिश की थी मालदीव से, सीरिया में और अफगानिस्तान में, उसमें 171 सक्सेसफुल हुए थे, सफलता मिली थी उनको। अगर आप 5 लाख का पॉपुलेशन बेस देखें, और जैसे वहां पर कोई 1200 आइलैंड है मालदीव्स में, जिसमें 200 इनहैबिटेड है, तो अगर ये लो पॉपुलेशन बेस देखें तो अपने आप में एक ये कहानी कहती है कि वहां किस गति से वहां का रेडिकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन उन्होंने, जब पेट का सवाल आता है ना साहब, और जब वो पैसे का सवाल आता है, पेट का सवाल आता है, तो ये सारा इस्लामिक ढोंग उन्होंने एक तरफ रखा। और वो वहां पर आप देखिए कितने सारे द्वीप है, कई द्वीप चाइना वहां पे डेवलप कर रहा है, दुनिया के सारे पर्यटक वहां पे जाते हैं उन द्वीपों में। लेकिन वहां भाई तो मदिरा परमिटेड है वहां के आइलैंड्स पे, क्योंकि वहां लोग पर्यटन के लिए जाते हैं सर, स्पिरिचुअलिज्म के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, वहां पे कोई हज नहीं होता है जी, वहां पे हज नहीं होता है। तो लक्षद्वीप में आप बताइए, अगर मैं एक भारतीय हूं, और मुझे अगर वहां जाना, तो मैं क्या वहां पे मैं हज करने जाऊंगा, या मैं वहां पर मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए जाऊंगा, या कोई भी टूरिज्म का मतलब क्या होता है साहब। यहाँ पे हज हो सकता है, कुछ लोग एजुकेशनल टूर में उनकी बड़ी रुचि रहती हो, वो अपनी जगह पे है। तो आपने एक जगह, एक इस्लामिक देश मालदीव, वहां तो पर्यटन पनप रहा है, टूरिज्म पनप रहा है, और लक्षद्वीप में जो कि एक ही रिज का हिस्सा है, वहां पर इस्लाम पर्यटन का गला घोट रहा है। तो ये बताइए कि ये अपने आप में आपको ये विरोधाभास ये लगता है कि नहीं? ये विरोधाभास तो 1400 साल से चल रहा है सर। ये विरोधाभास तो 1400 साल पहले शुरू हुआ था। और मैं आपको एक बात और बीच में बताता हूं
कि अभी जब मालदीव के अंदर जिस तरीके से वहां एंटी हिंदुस्तानी भारत सरकारें वहां इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद की गई, अब वहां चीजें कंट्रोल में है। भारत ने जब ये प्यासे पानी की कमी हो गई थी वहां, तो भारत ने उस वक्त भी काफी मदद भेजी थी। तख्ता पलट हो गया था तो भी यहाँ से सेनाएं गई थी। और आपके और हमारे कॉमन दोस्त हैं सतेश पाई, वहां पर प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद उन लोगों ने टूरिज्म को वहां बढ़ावा दिया। वहां बहुत सारे हिंदुस्तानी जो जाकर के उन्होंने वहां होटल खोले हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि लक्षद्वीप की एक कट्टरपंथी और जिहादी इस्लामिक मानसिकता से इसका मालदीव पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल साहब, मैं अभी जब आगे मैं अपना जी मैं जी अपना जी टॉक में जैसे जैसे आगे ले जाऊंगा, तो जी आपको जी मैं पूरा जो ये इको सिस्टम है जिहादी, नार्को जिहादिज्म का, जी जी ये एक नई चीज वहां पे देखने को मिल रही है, नार्को जिहादिज्म। यानी कि ड्रग के पैसे से, ड्रग से पैसे करना और उससे फिर जिहादिज्म को फैलाना। ये जो लोग वहां पे लक्षद्वीप में जो ये विरोध कर रहे हैं, वो उसमें से कुछ लोग उसी का हिस्सा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं साहब, देखो ये मानसिकता मालदीव में पहले भी देखी गई। वहां के म्यूजियम में 2012 में हमला हुआ। हमले में जो उनका प्री बुद्धिस्ट 12वीं शताब्दी के पहले मालदीव से एक वहां पर वो बौद्ध मेजोरिटी, बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री था। और नाम तो आपको बता ही दिया, मालादीप से हुआ है मालदीव, इट इज अ संस्कृत वर्ड। तो कुछ लोगों ने वहां पर हमला किया, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने। बामिया मुद्दा के हमले की तो बात करते हैं लोग, लेकिन ये बहुत पुराना म्यूजियम था। इसमें कोई 30 मूर्तियां थी बौद्ध पीरियड के। और जो हमारे हिंदुओं के जो समुंदर के जो देवता है मकर, इन सारी मूर्तियों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के ये मूर्तियां थी। आप सोचिए कि वो मूर्ति अब तो दोबारा वो बन नहीं सकती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और उसके बाद से उन्होंने उसी समय, उसी दौरान, ये सार्क का 17वां मीट था 2000, हाँ, 2012 की बात है। सार्क का 17वां मीट था मालदीव में। तो जो लोग, जो डेलीगेट्स है, जो अलग अलग देशों, सार्क देशों से आए थे, वो अपना अपना वो मेमोरेलिया और ये वो कुछ अपना गिफ्ट लेके आए थे। उनको भी तोड़ दिया, उनको भी तोड़ दिया कि ये सारा इस इस्लाम के खिलाफ है। तो अब समझने वाली बात क्या है लक्षद्वीप के संदर्भ में, कि भाई तुम तो इतना बड़ा तुमने ठेका ले रखा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, मूर्ति इस्लाम के खिलाफ है, मूर्ति पूजा इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो अभी अनाउंस कर दिया है कि वो रेड सी में वो टूरिस्ट सेंटर्स बनाएगा। और उसने कह दिया है कि वहां सब कुछ होगा, कोई कोई किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां नहीं होंगी, सब कुछ अवेलेबल होगा। क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि पूरी जो टूरिज्म जो है वो दुबई और बहरीन है, ऐसे जगहों पे जा रही है। तो वो कहते हैं भाई इस कमाई को हम क्यों, हम अपने ये जो इस्लामिक ढोंग जो है, इसके कारण हम क्यों लूज करें इसको। और ये साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना लक्षद्वीप में इस्लामिक ढोंग, जब मैंने तुलना की मालदीव्स और लक्षद्वीप की, तो इस्लामिक ढोंग इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की सरकार जो है ना, इनको कोई इनको खाना तो खिलाती रहेगी, कोई कमी तो रखेगी नहीं उसमें। तो बिकॉज ऑफ द एश्योर्ड सपोर्ट ऑफ द मेनलैंड, ये इस्लामिक ढोंग है। तो आप बताइए साहब कि क्या ये तो इस्लाम तो रेगिस्तान में पैदा हुआ था। इस्लाम तो रेगिस्तान में पैदा हुआ था। रेगिस्तान में पैदा हुआ इस्लाम, क्या वो उसका स्वरूप आइलैंड इस्लाम और डेजर्ट इस्लाम, यानी रेगिस्तान का इस्लाम और द्वीप का इस्लाम, ये क्या दोनों इस्लाम एक ही तरह से होगा? ये कौन तय करेगा? ये सऊदी अरेबिया तय करेंगे या ये रेडिकलाइज्ड लोग जो है वो करेंगे? आखिर इंडोनेशिया भी तो है,
एक ब्रांड आइलैंड इस्लाम का। लेकिन पता नहीं हमारे नेता, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो कुछ मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, वो इंडोनेशियन ब्रांड ऑफ इस्लाम से क्यों भागते हैं साहब? क्यों भागते हैं? क्योंकि इंडोनेशियन ब्रांड ऑफ इस्लाम में हिंदू पूर्वजों को पूजा जाता है, और हमारे यहां लोगों को सिखाया गया है कि नहीं, आप जब तक अपने पूर्वजों को गाली नहीं दोगे, पिनारी विजयन जब तक अपने पूर्वज को गाली नहीं देगा, या उसका दामाद कभी अच्छा मुसलमान में वो उसका गिनती ही नहीं होगी। तो ये मानसिकता है साहब। तो ये अभी सऊदी अरेबिया ने ये भी कहा कि भाई हम $30 बिलियन अगले 10 साल में हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम खर्च करेंगे। तो अगर आप इस्लामिक टेनेट से जाओ तो ये भी इस्लाम के खिलाफ है। तो अब ये कहना कि संस्कृति पे चोट पड़ी है और ये करे साहब, संस्कृति पे नहीं, ये मजहबी चश्मे से ये देखना बंद करें, तो ये जो लक्षद्वीप के जो वासी हैं उनका भी उद्धार होगा और देश का भी उद्धार होगा। और साहब 65,000 लोगों के लिए हम देश की उन्नति और देश की सुरक्षा को हम नहीं रोक सकते। ये बॉटम लाइन। अब आप कहते हैं, पिनारी विजयन साहब से मैं पूछता हूं एक बात, आप कहते कि उनकी संस्कृति पे चोट पहुंची है, भगवाकरण हो रहा है, तो थोड़ा ये बता दें पिनारी विजयन साहब और ये लक्षद्वीप के लोग, जो ये नेता लोग जो ये हंगामा किए हुए हैं, क्या महात्मा गांधी सेक्युलर थे या नॉन सेक्युलर? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। क्या वो सेक्युलर थे या नॉन सेक्युलर? अगर वो सेक्युलर थे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था, पिनारी विजयन साहब को मैं कह रहा हूं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यही कहा था ना। फिर 2010 में कवरत्ती द्वीप पे, वहां लक्षद्वीप के जो नेता है और वहां के लोग हैं, उन्होंने गांधी की प्रतिमा को क्यों नहीं लगने दिया? साहब बहुत हंगामा हुआ उस समय, कोई और सरकार थी 2010 में, आपको मालूम है। उन लोगों ने लोगों से झूठ बोला कि क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था और ये गांधी जयंती के अवसर पे होना था, इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन असलियत ये है कि वहां पे इनको लगाने ही नहीं दिया गया, वो प्रतिमा को इंस्टॉल ही नहीं होने दिया गया। वो एक जहाज थी अमिन दिवी जहाज, वो मूर्ति को लेके गई थी, उसी तरह से वो लेके वापस चली गई कोची, केरला में। तो ये तय कर ले, दुनिया तय कर ले ये कितने सेक्युलर लोग हैं। दूसरा साहब ये देखिए, आप मैंने तो ये एक इसका मजहबी रंग, मजहबी चश्मा, ये जो राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति, और ये नहीं है साहब 65,000 की क्या वोट बैंक, अपने आप में तो 65,000 कोई बहुत बड़ी वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे 20 करोड़ पे लोग समझते हैं कि होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पिनारी विजयन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट 65,000 people of Lakshadweep, is more concerned about the communal agenda of the fundamentalist forces like the Popular Front of India. इसलिए उनको दर्द हो रहा है। अभी देखिए साहब, मैं इन आइलैंड्स की अहमियत आपको बता रहा हूं, ये लक्षद्वीप आइलैंड की जो अहमियत जो है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और क्यों ये जो रिफॉर्म के प्रपोजल्स है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, वो क्यों जरूरी है। इसको देखिए कि इसको महज आप लक्षद्वीप को आइसोलेशन
नहीं, देखिए, ये जो पूरा जो इवॉल्विंग जो मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, जो समुद्री सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, उसको उस संदर्भ में देखें। हमने ओमान में, अगर हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, इसको आप अगर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को, तो आपको इसको जो दुकुम एयरपोर्ट है जो ओमान में हमने वहां पे फैसिलिटी हमने एमओयू साइन किया है और जो हमको मुहैया करवाया गया है, वो दुकुम एयरपोर्ट 18 मीटर गहराई है, बहुत डीप पोर्ट है साहब, उससे इसको जोड़ के देखना चाहिए। उसके बाद आपके जो चाबहार है, उससे देखना चाहिए, जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, हमने उसमें काफी वहां पर काफी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अभी वो बड़ा टेंटेटिव है, क्योंकि वहां पे चाइनीज का काफी मतलब अभी प्रेजेंस बढ़ गया है, तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमको अब ज्यादा भरोसा जो हमारा कारवार बेस जो है, नेवल बेस जो वेस्टर्न सी कोस्ट पे बन रहा है, जिसका फर्स्ट फेज 1995 में कंप्लीट हो गया, हमको उस पर ज्यादा भरोसा करना होगा। और अभी ये शायद अगले साल में फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी, जब ये बेस बन जाता है तो ये ईस्ट ऑफ स्वेज ये सबसे बड़ा बेस होगा। तो लक्षद्वीप को अकेला ना देखें, ये केवल ये पूरे जो फ्रेमवर्क जो है हमारे मैरीटाइम में, उसको उससे जोड़ के देखें। अब क्या है साहब कि जब अब मैंने आपको कहा कि अगर ईस्टर्न इंडियन ओशन में अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो वेस्टर्न में अगर लक्षद्वीप है, तो आपने उसको भी तो डेवलप करना होगा ना साहब। अगर आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंटीग्रेटेड वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक जो मैरीटाइम स्ट्रक्चर है उसके साथ ये इंटीग्रेट। अब वहां की जो अगाती एयरफील्ड, मैं आपको बताता हूँ, अगाती एयरफील्ड है, वहां का जो अभी रनवे है, वो छोटा रनवे है। वहां पे मीडियम रेंज टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना, जैसे ड्रॉनियर। अब आप अगर बोइंग वहां पर उतारना चाहते हो, और यहाँ अगर आप जैसे हमारा ये नेवी का जहाज है P8I, तो उसके लिए आपको बड़े रनवे की आवश्यकता है। तो उसका जो ये पूरे जो चाइनीज एक्टिविटी और जो मैंने मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की मैंने बात की, अगर उसको आप मद्देनजर देखते हैं, तो इसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। और अगर आप पूरे आइलैंड्स को, लक्षद्वीप आइलैंड्स को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या आप उसको इस्लामिक तरीके से डेवलप करेंगे? क्या हमारे एयरफोर्स पर्सनल और नेवी पर्सनल वहां पर इस्लामिक तरीके से रहेंगे? ये वो ताकतें हैं साहब, ये अंदर की वो ताकतें जिसको मैं थर्ड फ्रंट कहता हूं, वो नहीं चाहते हैं कि इस आइलैंड में कोई डेवलपमेंट हो, इसका कुछ अपग्रेडेशन हो, ये आपके मैरीटाइम स्ट्रक्चर का ये हिस्सा हो। और माफ कीजिएगा, पिनारी विजयन भी वो उसी का हिस्सा है। वो क्यों चाहेगा? उसको तो चीन से वो हुक मारा होगा कि भैया कुछ तुम भी यार रेजोल्यूशन पास कर दो, ये देखो ये इसका अपग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, कुछ तो करो यार। तो ये बिके हुए लोग हैं, ये वामपंथी लोग हैं। आप ये पूरी गेम को समझिए पुष्पेंद्र जी। दूसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लक्षद्वीप से एक 9 डिग्री चैनल जाता है साहब। 9 डिग्री चैनल यानी कि एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। ये 200 किलोमीटर ये चौड़ा है। यहाँ पे, यहाँ से सारा जो आपका पर्शियन गल्फ का जो ट्रैफिक जो है, गल्फ से ये ईस्ट की तरफ, पैसिफिक की तरफ सारा ट्रैफिक यहाँ से जाता है। अब आप बताइए कि इस
आइलैंड को हम कैसे ये फंडामेंटलिस्ट के हाथ में रहने दें? इस आइलैंड को हम फंडा इस्लामिक तरीके से गवर्न होने के लिए हम क्यों छोड़ दें? चाइना तो ऑलरेडी हमन टोटा में आके बैठ गया है। 36,000 जहाज एनुअली उधर से गुजरते हैं हमन टोटा के नीचे से, वहां चाइना बैठा हुआ है। तो इसलिए जब आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, अब आपने ये फॉर्मुलेट किया गया, ये कॉन्सेप्ट, अपने कमांड को भी बदल डाला अमेरिकन ने, इसको इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। तो इंडो पैसिफिक कमांड का तब सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा क्या बनेगा, बनना चाहिए? लक्षद्वीप। आप क्वाड्स की बात कर रहे हैं तो उसका जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया का जो क्वाड्स है, उस स्ट्रेटजी के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण आइलैंड कौन सा होगा? लक्षद्वीप। आपकी एनर्जी सप्लाई रूट की सिक्योरिटी के लिए कौन सा आइलैंड वो इंपॉर्टेंट है? लक्षद्वीप। अब आप, मैंने इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताया। 26/11 के बाद भारत ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, पहली बात की दुनिया में आधुनिक युग में ये पहला मैरीटाइम जिहादी अटैक था, पहला मैरीटाइम जिहादी अटैक। और पुष्पेंद्र जी, आपने पाकिस्तान में बहुत दिन काम किया है, आपको मैं बता दूं, अब जिहाद ने यही समुद्री जिहाद का रूप ले लिया है। और लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के जो ट्रेनिंग कैंप्स है, वहां पर इन्होंने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं जहां पे उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप ये मत समझना कि वो जो 26 से 11 हुआ था कसाब और उसके दोस्तों के ट्रेनिंग के साथ खत्म हो गया। उसका स्कोप और मैग्नीट्यूड वो और भी बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हमने विस्तार से जो हमारे तटीय क्षेत्र है और जो हमारे आइलैंड है, उसके सिक्योरिटी की हमने समीक्षा की। और उस समीक्षा करने के बाद हम इस निर्णय में पहुंचे कि हमको लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को हमको बिल्कुल इसकी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ानी होगी, ताकि उसको कोई स्टेजिंग पोस्ट के रूप में उसको इस्तेमाल ना कर सके। और आपके जो लोग सुन रहे हैं, मैं एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान का अब ये पिनारी विजयन और पाकिस्तान का थोड़ा सा एक वो पैरेलल आप देखिए। पाकिस्तान का हमेशा से बहुत बहुत रुचि रही है इस द्वीप में। इसलिए जब ईस्ट पाकिस्तान था तो पहले तो उनको वो स्टेजिंग पोस्ट चाहिए था कि भाई कराची से जहाज आया तो उनको कोई स्टेजिंग पोस्ट, लक्षद्वीप था। तो क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी था तो जिन्ना ने बड़ी वकालत की थी अंग्रेजों के सामने, किया उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि जिन्ना कुछ कर पाता, सरदार पटेल ने इंडियन नेवी को भेज दिया लक्षद्वीप। फिर आपको एक और बात बता दूं, जस्ट 3 महीने इंडिपेंडेंस के 3 महीने पहले जो प्लानिंग स्टाफ थी ब्रिटेन की, उसने अपने हुक्मरानों को चिट्ठी लिखा और कहा कि भाई अगर हमको भारत कोई और फैसिलिटी नहीं देता है तो हमको लक्षद्वीप को रखना चाहिए, क्योंकि वहां का एयरपोर्ट, द वर्ड दैट दे हैव यूज्ड इज एयरपोर्ट, कि वहां का एयरपोर्ट बहुत हमारे लिए जरूरी है, वरना हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा, फिर सरदार पटेल ने उनके पानी फेर दिया उनके मंसूबों के ऊपर में। लेकिन वो भी एक तरह से देखे तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय जापान जो था वो एडवर्सरी था, आज चाइना एडवर्सरी।
ये तो जियोपॉलिटिकल हालात इस मतलब ये बदलते बदलते रहते हैं। तो ये समुद्री जिहाद का खतरा बहुत ज्यादा है, जितने कई ऐसे आपके क्या है कि समुद्री रास्ते से केरला कोस्ट से आप पढ़ते होंगे अखबार में कि 5 जिहादी घुस गए। ऐसा भी हुआ है कि वो केरला कोस्ट से आए हैं, पूरा इंटेलिजेंस है, वो पूरा अपना साजो सामान लेके, वो गोला बारूद लेके, हथियार लेके वो घुसे हैं और अभी तक पता नहीं चला कि वहां का वो कहां गए। पता चला कि केरला से वो तमिलनाडु चले गए। तो 26 से 11 जिन लोगों ने, जिनके जहन में अभी भी वो कायम है, वो हमला जो था, वो इस बात पर ध्यान दे कि लक्षद्वीप इसलिए क्यों उसका अपग्रेडेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों उसका उसका जिहादीकरण नहीं होने देना चाहिए। बाकी अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने 18 मार्च 2021 इसी साल लक्षद्वीप के इर्द गिर्द तीन समुद्री वेसल पकड़े। मालूम है कितने का ड्रग रिकवर हुआ उनसे? 3,000 करोड़ रुपए का। 3,000 करोड़ रुपए का सर। पांच AK-47 राइफल्स थे उसमें, 19 उसमें पर्सनल थे। उसके 3 दिन पहले, ये 18 मार्च की बात कर रहा हूं, उसके 3 दिन पहले एक श्रीलंकन जहाज था आकाश दुआ, जो मिनिकॉय आइलैंड पे पकड़ा गया, उसमें 2,000 किलो, ध्यान रखिएगा, 2,000 किलो हीरोइन उसमें था। तो अगर आप नवंबर 2020 और 18 मार्च का 5 महीने का अवधि ले लें, तो आप समझिए कि 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया। इसका रिसिपिएंट कौन होने वाला था? मैं आज हिंदुस्तान से यह सवाल पूछता हूं, किसका रिसिपिएंट कौन था ये 5,000 करोड़ रुपए का? मैंने तो केवल सिर्फ 5 महीने का आपको आंकड़ा दिया। क्या इसका रिसिपिएंट अपने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था इसका? क्या ये शाहीन बाग वालों के लिए था? क्या ये पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप्स के लिए था? ये किसके लिए था? भाई, अगर केरला में सोना इतनी मात्रा में पहुंच सकता है और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस अगर खुद इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है साहब? कौन इसका रेसिपिएंट था? और मैं आपको बता दूं, ये यहीं तक सीमित नहीं है, मालदीव्स में भी यही हो रहा है। उन्होंने भी कई ऐसे वेसल्स को पकड़े हैं। श्रीलंका के से कई वेसल्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मैंने जो बोला, ये जो ओशनिक रिज है, ये जो पूरा ये इंडियन ओशन का ये रीजन है, ये पूरा का पूरा एक ड्रग नार्को जिहाद का एक इकोसिस्टम वहां डेवलप किया हुआ है। अब साहब देखिए क्या है, एक बात को लोग ध्यान रखें कि कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीर में पहले पैन इस्लाम आया, ठीक है साहब, उम्मा पैन इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेपरेटिज्म, अलगाववाद आया। अलगाववाद ने फिर क्या रूप लिया साहब? जिहादिज्म। फिर हमने पैन इस्लाम का खूनी चेहरा देखा जब हमारे हिंदू भाइयों को 91 में वहां से पलायन करना पड़ा। तो क्या आप लक्षद्वीप को भी अगला कश्मीर बनाना चाहते हैं? केरला के जिहादी, उन्होंने कश्मीर के
जिहादियों से नाता जोड़ लिया है। आपको मालूम है ना कि जो बुरहान वानी जब मारा गया था, कई कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे केरला में। केरला के जिहादी ने काबुल के जिहादियों से भी नाता जोड़ लिया है। केरला के जिहादियों ने कोलंबो के भी जिहादी, जो कोलंबो ब्लास्ट हुए थे चर्च में, वहां के भी जिहादियों से नाता जोड़ दिया है। तो क्या लक्षद्वीप के जिहादियों से या लक्षद्वीप में तैयार किए हुए जिहादियों से, पैन इस्लामिस्ट को, पैन इस्लामिस्ट से, रेडिकलाइज लोगों से क्या ये तार जोड़ना बाकी है? मेरी नजर में तो मुझे इस पर विश्वास है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ, और मुझे इतनी देर में जितना कुछ मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपके अगर कुछ मैं कोई स्पेसिफिक सवाल तो नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन इस पूरे उसमें आपने जब बैकग्राउंड में गए आप खासतौर से केरल के, तो हम क्यों भूलते हैं कि 1921 में जो सबसे बड़ा हिंदुओं का मैसेकर हुआ वो मोपला में हुआ। दैट वाज केरला। जब खिलाफत मूवमेंट की बात चल रही थी और गांधी जी उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो जो मैसेकर मैसिव लेवल पे हिंदुओं को मारा गया, वो तो जो किताब लिखी है सी शंकरन नायर ने है, उनकी किताब का नाम है गांधीयन अनार्की। उस किताब के अंदर जो जो जिन साहब ने लिखा है वो 1897 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अमरावती के अधिवेशन में वो उसको प्रोसाइड कर रहे थे। उन्होंने पेज नंबर 132 के ऊपर साफ साफ लिखा है, उसमें एनी बेसेंट का आर्टिकल है कि मोपला में क्या हुआ। तो मोपला ये वही जगह है जहां हिंदुओं को एक साथ मारा गया। और आपने जो बात कही उसमें मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता हूं कि आपने बताया कि जो मैरिटाइम जो जो समुद्री जिहाद है उसमें जो जो 26/11 था वो था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 26/11 पे तो आपने ये जो आपकी किताब है, जो मैं अक्सर बीच बीच में उसको रिफर करता रहता हूं, नो द एंटी नेशनल, इस किताब में मुझे याद है कि पेज नंबर 297 पर आपने लिखा है 2611 एंड हाईजैकिंग ऑफ इंडियाज वॉर रूम। तो वो किस तरीके से भारत की मदद से हुआ। तो आपकी बात जब कहते हैं कि जो जो अंदरूनी फोर्सेस हैं, तो आज जो भी कुछ वहां हो रहा है वो उसी केरला की नजर है, उसी केरला के चीफ मिनिस्टर के दामाद का असर है जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया। ये वही केरला है कि आज हम पीएफआई की बात करते हैं, लेकिन इसकी नींव तो हम 1921 में देख चुके हैं वहां किस तरीके से हुआ। तब न वहां आरएसएस थी न जनसंघ था। लेकिन ये बात है कि आज आपने पूरे उसको लेकर के यहां तक कनेक्ट किया और अब वहां ये मांग उठ रही है कि साहब यहाँ इस्लाम है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बीमारी है इसका सरकार क्या जवाब देगी नहीं देगी, सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन में देगी। बट अगर ये गलतफहमी है कि वहां 98% मुसलमान हो गए हैं तो अब वहां जो है वो इस्लामिक कानून चलना चाहिए, तो फिर हिंदुस्तान में तो मेजोरिटी हिंदुओं की है। फिर हम तय करेंगे कि क्या चलेगा हिंदुस्तान में। अगर यही यही काउंटर नैरेटिव है कि आप भारत की मेजोरिटी को उस वक्त गाली देना शुरू करते हैं जहां आप मेजोरिटी में हो जाते हैं। तो हमने यह रूप देखा कि चाहे बंगाल में हम देख रहे हैं, मालदा में देख रहे हैं, हम 24 परगना में देख रहे हैं, हम बिहार के सीमांचल 4 जिलों में देख रहे हैं, जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में होता है उसको इस्लाम सूझता है। और अभी अभी एक जाहिल समाजवादी पार्टी का लीडर कह रहा था कि जो कोरोना जो है ये अल्लाह की जो है एक तरीके से कहर है, वह ये आसमान से उतरा है। तो उससे कोई ये पूछ नहीं रहा कि भाई जब आसमानी किताब जैसी कहर उतर चुका है तो फिर उसके बाद तो कोई भी कहर बहुत कम होगा। तो वो तो कहर बहुत पहले उतरा था, 1400 साल पहले आसमान से। अब वहां से कोरोना उतर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के सिंह साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने जिस तरीके से इस इशू को, मैं नहीं देखता कि इस इशू को एक खबरों तक तो रहती है सीमित, के कुछ खबरें आ गई, कुछ बात हो गई कुछ, लेकिन जो इन डेप्थ उसके इंपैक्ट है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका फ्यूचर डायमेंशन क्या होगा, मालदीव के साथ क्या रिश्ता है, वहां पर किस तरीके की फोर्सेस को मदद मिलेगी अगर ये जिहादी इसको एक्सटेंड करेंगे। और भारत की टेरिटरी में भारत के टैक्स पे पलने वाले लोग जो हैं वो वहां शरिया की बात करते हैं। तो ये जो जिन लोगों को शरिया वरिया चाहिए वो जाएं जहां शरिया मिलती हो। यहां तो शरिया मुझे लगता नहीं कोई देगा, यहां सरिया जरूर दे देगा इनको कोई। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो वो 1921 की बात की, वो मोपला रिबेलियन की, अम्बेडकर साहब
ने उसके बड़े विस्तार से लिखा है, एनी बसंत ने बहुत विस्तार से लिखा है। जी और जी आपको मालूम है कि उस समय इन्होंने इस्लामिक एक हिस्से में इस्लामिक कैलिफेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी जी केरला। जी जी। तो केरला की ये हकीकत है, आज की हकीकत नहीं है ये। मैं जो कह रहा हूँ ये तो आप, ये तथ्य बोल रहा हूँ, आप पढ़ लें अम्बेडकर का। अगर किसी को अ, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो मैं उनको भेज दूंगा, दस्तावेज भेज दूंगा मैं। नहीं नहीं, यानी सारा बसंत सारे के। देश को, सारे हाँ, सारे देश को पता है सर। मैंने जिस जी किताब का जी हवाला जी। दिया उसमें पेज नंबर 32 पे एनी बेसेंट हाँ का ही आर्टिकल है। और दूसरी बात यह कि अंबेडकर ने तो एक और कहा था, जो आज के मैं समझता हूँ खासतौर से हाँ सनातनी हिंदुओं की समझ, अंबेडकर ने साथ साथ कहा, साफ साफ कहा है कि ये जो भाई भाई का गीत है, ये मुसलमान मुसलमान के बीच के लिए है, ये हिंदू मुसलमान जी भाई जी। भाई के लिए नहीं। साफ साफ उन्होंने कहा है। लेकिन ये मुनाफिक जो है जय भीम वाले, ये नहीं बताएंगे कि भाई ये अंबेडकर ने कहा था कि जब तक भारत में एक भी मुसलमान रहता है तब तक ये पार्टीशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि पार्टीशन मजहब के नाम पे हो। तो अंबेडकर की बातों को भी लोग बड़ा सेलेक्टिव पढ़ते हैं। उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किताब लोग पढ़ेंगे तो जहन साफ हो जाएंगे, और अंबेडकर के बारे में जो गलतफहमियां लोगों की हैं वो भी साफ हो जाएंगी। और ये जिहादी जो उनको अभी थोड़ी देर के लिए शाहीन बाग पे कंधे पे लेके घूम रहे थे कि अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर का संविधान बड़ा सेलेक्टिव पढ़ा है इन लोगों ने। सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाहता था कि अ, मैंने ये बात पर मैंने काफी जोर दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर ये बताना चाहता हूँ कि जो समुद्री जिहाद का जो खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा आज हिंदुस्तान के दक्षिणी दक्षिणी भाग से। मैंने कहा ये मालदीव, श्रीलंका और ये पूरा इलाका में किस तरीके से इकोसिस्टम बन गया है, और इस इकोसिस्टम में केरला का एक बहुत बड़ा इसमें 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 रोल है। इस नार्को जिहाद से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अभी अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो वहां पे जो आपके ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के जो हेड है, उन्होंने ये सवाल उठाए कि आखिर ये 5,000 करोड़ रुपया कहाँ, 5 महीने के अंदर में 5,000 करोड़ रुपया, ये कौन इसको प्राप्त करने वाला था। तो अगर आप इसको पूरे देखें तो एक बड़ी भयानक सी स्थिति लगती है साहब, बड़ी भयानक सी स्थिति लगती है। आप 7,500 किलोमीटर बॉर्डर, आपने उसको बताया, हर एक स्टेट को आपने वो ब्रेकडाउन दिया दिया उसका, कोस्ट हमारे कोस्टल लेंथ का। अब वहां पर एक ये आइलैंड जो 300 किलोमीटर दूर, हम इसको अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे और इसको हम अपग्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म नहीं बढ़े। टूरिज्म भी एक तरीका होता है साहब सिक्योर करने का, अपने टेरिटरी को सिक्योर करने का टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आप देखेंगे कि जब भी कश्मीर में टूरिज्म कम होता था तो दहशतगर्दी बढ़ जाती थी। तो ये आप लक्षद्वीप के लोग, आखिर आपकी अहमियत क्यों है, इसलिए नहीं, आप वहां गए कैसे, पहली बात। आप तो वहां के रहने वाले नहीं है, आप तो यहाँ इंडियन मेनलैंड से आपके पूर्वज गए थे, क्यों गए थे? क्योंकि वो ट्रेड रूट पे था, क्योंकि आपका पेट पलता था उससे। आज भी वो ट्रेड रूट पे है, भारत के एनर्जी लाइफ लाइन पे है। अगर भारत की सुरक्षा नहीं होगी, मैं मैरीटाइम सुरक्षा की बात करता हूं, तो फिर आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? और आपको, आपकी सुरक्षा के लिए ये कि यहाँ पर मदिरा सेवन नहीं होगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई, एक फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल उसमें उन्होंने दिया है पटेल साहब ने, कि भाई जो लोग के 2 बच्चे हैं, दिस इज फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के बारे में बात की है, जिनके 2 बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए। अब ये हर चीज इस्लाम के खिलाफ है, हर चीज इस्लाम के खिलाफ है। तो ये इसको पूरे, आप इसको इंडियन सिक्योरिटी पूरे जो फ्रेमवर्क है उसके संदर्भ में इसको देखें, ये पूरा जो लक्षद्वीप वाला एपिसोड है। और अगर आपने ये कंसेशन दिया, आपने एक कंसेशन दिया, तो साहब मैंने जो क्रम जो बताया था आपको कि किस तरीके से नो उम्मा उम्मा से उम्मा से शरिया, शरिया से जिहाद है,
जिहाद से कैलिफेट, ये उसी क्रम में ये भी आपका जो द्वीप है ये चला जाएगा। तो इसलिए इनको बोलो कि जिस तरह से मालदीवियन मुसलमान सोचते हैं वो भी तुम्हारे मतलब भाई क्या बोले उम्मा का ही हिस्सा है, तो अपने उम्मा के भाइयों का कुछ ध्यान रखो यार। आपने जो एक बात कही उसमें है कि वहां ये कहते हैं कि वहां मदरा नहीं बिकनी चाहिए, आबे जमजम बिकना चाहिए। वहां आबे जमजम बिकेगा तभी जो है इस्लाम पूरी तरह से नाफिज हो पाएगा। और जो 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 कुछ बातें आपने इसके अलावा कही है, मैं समझता हूं कि आज आपने सिर्फ ये कोई बातचीत नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हुक्मरान जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारे एस्पेक्ट आपने इसमें बताए हैं, हिस्टोरिकल बताए हैं और फ्यूचरिस्टिक बताए हैं। तो ये बातचीत सिर्फ हम और आपके सुनने के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए तो है ही, कि ताकि वो अवेयर हो और इन खतरों को समझे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जो आपने कई बार दोहराया कि एक 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 स्टेट, एक राज्य की सरकार का मुखिया और राज्य की सरकार के अंग अगर इस जिहाद को आगे बढ़ाएंगे, अगर इस तरीके से कहेंगे कि देखिए साहब हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि बीजेपी वहां भगवाकरण कर रही है, बीजेपी अपने, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि वहां जो 65,000 हैं वो तो 65,000 क्या, जहां वो 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, पूरे देश में वो ये कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेट जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही है और उनके उस जिहाद को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को रोक रही है। ये भी एक बड़ा खतरे का ट्रेंड है कि केरल की क्या हालत है हम सब जानते हैं। सिंह साहब आपने अपनी बातों को बहुत, एक जी मिनट जी आखिरी में मैं पिनारी विजयन से मैं अनुरोध करता हूं कि एक रेजोल्यूशन वो और पास करवाए अपनी विधानसभा में, और वो है कि जिस तरीके से जैन चीन के द्वारा उइघुर मुसलमानों का जिंजियांग प्रोविंस में उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास करवा दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।